मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ले सकते हैं शपथ। 10 अप्रैल को राज्यसभा में शपथ ग्रहण कर सकते हैं। राज्यसभा के लिए नितिन नवीन भी शपथ ग्रहण करेंगे। 10 अप्रैल का समय बताया जा रहा है। राज्यसभा के अन्य निर्वाचित सदस्य भी शपथ ग्रहण कर सकते हैं। माना जा रहा है कि 5 निर्वाचित सदस्य जो कि 10 अप्रैल को शपथ ग्रहण कर सकते हैं। राज्यसभा में शपथ ग्रहण का समारोह होगा। राज्यसभा के लिए निर्वाचित सदस्य शपथ ग्रहण करेंगे। शिवेश राम ने ये संकेत दिए हैं। उन्होंने ये जानकारी दी है कि उनको फोन आया था, राज्यसभा के रिटर्निंग ऑफिसर का फोन कॉल आया था जिस पर यह जानकारी दी गई है। शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए ये कॉल शिवेश राम को आ चुका है और ऐसे में माना जा रहा है कि उसी दिन सभी राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य शपथ ग्रहण करेंगे। मुझे पिछले शनिवार को दिल्ली लियाजिंग अफसर ने मुझे फ़ोन किया था कि 10 तारीख को आपको सदन में ओथ लेना है। तो मुझे ये जानकारी है कि 10 अप्रैल को मुझे शपथ लेना है। तो क्या वो शपथ ग्रहण समारोह में सिर्फ आप रहेंगे कि बाकी जो अन्य जो बिहार से जो सदस्य निर्वाचित हुए हैं वो भी शपथ लेंगे उस दिन? अब मुझे जानकारी नहीं है क्योंकि 10 तारीख शायद तय हुआ बिहार का, तो सभी लोग लेंगे। तो माना जाए कि 10 तारीख को आपके साथ नितिन नवीन और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उपेंद्र कुशवाहा सहित सभी लोग उस दिन शपथ लेंगे? जी, मुझे तो लगता है ऐसा ही है क्योंकि मेरे लियाजिंग अफसर से जो बात हुई उन्होंने कहा कि 10 तारीख को बिहार के लोगों का शपथ ग्रहण। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 30 मार्च को एमएलसी पद से इस्तीफा देंगे और इसके बाद वो राज्यसभा के रास्ते केंद्र की राजनीति की शुरुआत कर देंगे। लेकिन जब तक वो बिहार के सीएम हैं, लगातार विकास कार्यों का निरीक्षण कर रहे हैं, विकास कार्यों को लेकर गंभीर दिख रहे हैं। समृद्धि यात्रा के समापन के बाद वो रुके नहीं हैं, घूम घूम कर एक एक निर्माण कार्य का जायजा ले रहे हैं, अधिकारियों को दिशा निर्देशित करते हुए देखे गए। आज भी मुख्यमंत्री काफी एक्टिव मोड में रहे। सीएम ने पटना में बन रहे गौरव पार्क का निरीक्षण किया। इसके बाद वो पटना हाट पहुंचे, वहां भी निर्माण कार्य का जायजा लिया। सभ्यता द्वार पहुंचकर भी उन्होंने अधिकारियों से बातचीत की और बारीकी से वो विकास कार्यों को लेकर समीक्षा करते हुए देखे गए। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, सुबह की ये तस्वीर जब गौरव पार्क पहुंचे थे सीएम। अब माना जा रहा है कि 30 तारीख को वो इस्तीफा देंगे, 10 तारीख को राज्यसभा के लिए शपथ ग्रहण कर लेंगे। लेकिन उसके बीच का जो समय है वो देखिए किस तरीके से लोगों के बीच वो पहुंच रहे हैं, विकास कार्यों का निरीक्षण कर रहे हैं, समृद्धि यात्रा का समापन, लेकिन अभी भी एक्टिव मोड में सीएम नीतीश कुमार। और इस वक्त की एक और बड़ी खबर अब आपके सामने रख रहे हैं। नागालैंड के राज्यपाल नंद किशोर यादव ने सीएम नीतीश कुमार से मुलाकात की है। एक अड़े मार्ग स्थित आवास पर यह मुलाकात हुई है। जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा भी वहां पर मौजूद थे। दोनों नेताओं के बीच औपचारिक बातचीत हुई है, शिष्टाचार मुलाकात। नागालैंड के राज्यपाल हैं नंद किशोर और देखिए वो सीएम आवास पर मुलाकात करने के लिए पहुंचे थे। एक अड़े मार्ग पहुंचकर शिष्टाचार भेंट की है। जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा भी इस मुलाकात के दौरान वहां पर थे। दोनों ही नेताओं के बीच औपचारिक बातचीत हुई है। तस्वीर आप देख रहे हैं, नंद किशोर यादव सीएम नीतीश कुमार से मिलने के लिए पहुंचे थे। उस वक्त की तस्वीरें। नागालैंड के राज्यपाल का पदभार वो संभाल चुके हैं और क्योंकि सीएम नीतीश कुमार भी राज्यसभा जाने वाले हैं, 10 तारीख को माना जा रहा है शपथ ग्रहण कर लेंगे। उससे पहले मुलाकात की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। एक अड़े मार्ग सीएम आवास की तस्वीरें। दोनों नेताओं के बीच में औपचारिक बातचीत हुई है, शिष्टाचार मुलाकात। और इस मुलाकात के दौरान जाहिर तौर पर अब जेडीयू में किस तरीके का परिवर्तन होगा, आगे बिहार की तस्वीर क्या बनेगी, उस पर भी चर्चा हुई होगी। और इस वक्त की एक और बड़ी खबर अब आपके सामने रख रहे हैं। अनंत सिंह ने केंद्रीय मंत्री ललन सिंह से मुलाकात की है। पटना आवास पर दोनों नेताओं की मुलाकात हुई है। कई अहम मुद्दों पर दोनों नेताओं ने चर्चा की है और तस्वीरें भी सामने आई है जो आपके सामने रखेंगे। पटना आवास पर दोनों नेताओं की मुलाकात हुई है। केंद्रीय मंत्री ललन सिंह से मुलाकात करने के लिए पहुंचे थे अनंत सिंह। जेल से बाहर आने के बाद देखिए वो भी काफी एक्टिव दिख रहे हैं और अनंत सिंह ललन सिंह से मिलने के लिए उनके आवास पर पहुंचे थे। उसी वक्त की ये तस्वीरें हैं। मोकामा के विधायक अनंत सिंह जो कि दुलार चंद यादव हत्याकांड में बेल पर बाहर आए हैं और उनके बाहर आने के बाद से एक्टिव मोड में वो दिख रहे हैं। और ये तस्वीर आप देख रहे हैं जब ललन सिंह के आवास पर वो मिले थे। अनंत सिंह ने ललन सिंह से मुलाकात की है। कई अहम मुद्दों पर दोनों ही नेताओं के बीच में चर्चा हुई है।
और एक और बड़ी खबर आपके सामने अब रख रहे हैं। ये बड़ी खबर पटना एयरपोर्ट को लेकर है। एयरपोर्ट के लिए समर शेड्यूल जारी हो चुका है और 29 मार्च से लेकर 24 अक्टूबर के लिए ये शेड्यूल जारी किया गया है। कुल 44 जोड़ी विमान का यहां से परिचालन किया जाएगा, ये जानकारी है। और 4 साल के बाद देखिए फिर से रात्रि में सेवा की शुरुआत की जा रही है, जिससे कि यात्रियों को काफी सुविधा होगी। पटना पुणे के बीच रात में फ्लाइट आपको यहां से मिल जाएगी और पहली बार नवी मुंबई के लिए भी यहां से फ्लाइट की शुरुआत की जा रही है, जो कि एक बेहतर कदम यात्रियों की सुविधा को देखते हुए एयरपोर्ट के लिए समर शेड्यूल जारी हुआ है, जिसकी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। 44 जोड़ी विमानों का यहां से परिचालन होगा। 29 मार्च से लेकर 24 अक्टूबर के बीच के लिए ये शेड्यूल है, जिसमें 44 जोड़ी विमानों का परिचालन। इसके साथ साथ 4 साल के बाद एक बार फिर से रात्रि सेवा बहाल की गई है, यानी कि आपको यहां से रात में भी फ्लाइट मिल जाएगी। पटना पुणे के बीच रात में आप फ्लाइट ले सकते हैं यहां से, और पहली बार नवी मुंबई के लिए भी आपको पटना एयरपोर्ट से फ्लाइट मिल जाएगी। पटना एयरपोर्ट से समर सीजन में उड़ने वाली तमाम जो फ्लाइट्स होंगी उसे लेकर के समर शेड्यूल जो है वो जारी कर दिया गया है। और इस समर शेड्यूल में कुल 44 जोड़ी जो फ्लाइट्स है वो पटना एयरपोर्ट से उड़ान भरेंगी। और सबसे खास बात यह है कि इसमें सबसे ज़्यादा 13 जोड़ी उड़ानें जो हैं वो दिल्ली के लिए उड़ान भरने वाली हैं। और ये जो नया समर शेड्यूल जारी किया गया है उसमें सबसे खास बात यह है कि कई बड़े तोहफे हैं, जिसमें नवी मुंबई के लिए पहली बार जो है वो एक उड़ान जो है वो भरने वाले हैं। और लेट नाइट जो है वो पुणे के लिए उड़ान भरेगी। और आपको बता दूं कि यहाँ पे देखिए पटना एयरपोर्ट जो बना है यहाँ पे उड़ानों की संख्या जो है वो ज़्यादा की गई है। और खास करके नवी मुंबई जो नया एयरपोर्ट बना है वहाँ पे पटना से सीधी उड़ानें जो हैं वो होंगी। और ख़ास बात यह है कि लेट नाइट जो है वो भी उड़ानें जो हैं वो शुरू की गई है। पटना से पुणे के लिए अगर कहें कि रात के 2 बजे फ्लाइट्स पहुँचेंगी और सिर्फ 55 मिनट के यहाँ पे ठहराव के बाद रात के 2:55 पर पुणे के लिए जो फ्लाइट्स है वो उड़ सकेंगी। और तमाम जो एयरपोर्ट पे अगर आपको कहें कि नया जो फ्लाइट्स जो शेड्यूल जारी हुआ है उसके अनुसार हैदराबाद और पटना के बीच में जो है वो 4 जोड़ी फ्लाइट्स हैं वो है। और नवी मुंबई के लिए जो बात कही जा रही है कि वो है पटना से दोपहर 2:50 पर नवी मुंबई के लिए ये रवाना होगी। और नवी मुंबई से जो है वो पटना के लिए सेवा जो है वो शुरू की गई है। और आपको सबसे खास बात है कि तमाम जो उड़ानें हैं सुबह 7:35 से 11:25 रात तक उड़ानों की जो आवाजाही है वो होगी। तो ये एक नया जो समर शेड्यूल जारी हुआ है कि इस पूरे समर सीजन में जो 44 जोड़ी जो फ्लाइट्स उड़ेंगी उसमें नवी मुंबई के लिए सीधी उड़ानें, पुणे के लिए जो है वो सीधी उड़ानें मिलेगी। लेट नाइट उड़ान जो है वो उसका परिचालन जो है वो शुरू हुआ है। तब पटना वासियों के लिए एक बड़ा तोहफा है, जहां पे मुंबई से लेकर के तमाम जगहों के लिए नई फ्लाइट्सें उड़ रही हैं और फ्लाइट्सों की जो संख्या है वो भी बढ़ाई गई है। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ रवीश नारायण, न्यूज़ 18 पटना। और अब बात भारतीय रेलवे की होगी। देखिए, भारतीय रेलवे यात्रियों को सुगम और सुरक्षित यात्रा का दावा करती है, लेकिन रक्सौल स्टेशन से जो तस्वीरें निकलकर सामने आई है वो पोल खोलने के लिए काफी है। भारत नेपाल के सीमावर्ती स्टेशन में शुमार रक्सौल जंक्शन को ए ग्रेड प्राप्त है, लेकिन यहां से यात्रा करना जोखिम भरा है। प्लेटफॉर्म से लेकर वेटिंग एरिया तक आवारा कुत्ते और पशुओं का कब्जा दिखता है। टिकट काउंटर से लेकर मुख्य प्रवेश द्वार तक सभी जगहों पर कुत्तों का झुंड घूमता है, मानो रेलवे स्टेशन नहीं बल्कि कोई ये तबेला हो, जिससे कि सिर्फ यात्री ही नहीं कर्मचारी भी खतरा महसूस करते हैं। रेलवे प्रशासन की लापरवाही और नजरअंदाज ने यात्रियों को रोज मुसीबत से गुजरने के लिए मजबूर कर दिया है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, प्लेटफॉर्म की ये तस्वीरें हैं और इन तस्वीरों को लेकर अब सवाल उठाए जा रहे हैं। खाली नहीं है, यहाँ पे कुत्तों का साम्राज्य छाया हुआ है। आप बुकिंग के पास जाइए, प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे आइए, कुत्ता और सांड हमेशा मौजूद रहते हैं, जिससे आम यात्रियों को खतरा बना रहता है। ये कभी भी घायल हो सकते हैं, चोटिल हो सकते हैं, हॉस्पिटल जा सकते हैं। लेकिन रेलवे का इस पर क्या ध्यान है? रेलवे इस पर कभी कोई ध्यान नहीं दे रहा है, जबकि इनके पास पर्याप्त रूप से बल है। आरपीएफ है, जीआरपी है, ये चाहे तो हटा सकता है, लेकिन हटाते नहीं है, इसको पाल कर रखे हैं ये लोग। यह एक बहुत बड़ी दुखद घटना है। इस तरह की घटना मेरे साथ भी गुजर चुकी है। मैंने कंप्लेन किया था डीआरएम सर के पास, तो कुछ दिन तक एकदम शांति आ गई थी, शांति व्यवस्था थी, आवारा पशु वहाँ नहीं गुजरते थे। मगर आज पता चला है कि आज
जब सत्याग्रह की पहुंची है यहाँ पर, उस समय आवारा पशु भी थे, गाय भी थे, सांड भी थे और कुत्ते भी काफी घूम रहे थे। और वही वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के वन क्षेत्र में एक बार फिर से पर्यटकों को बाघ का दीदार हुआ है। बाघ देखते ही पर्यटकों में उत्साह का माहौल बन गया। बताया गया कि वाल्मीकि नगर के हाथीशाला और त्रिवेणी संगम के पास घूमने आए पर्यटकों ने झाड़ियों में आराम कर रहे बाघ को देखा है और इस खूबसूरत नजारे को अपने मोबाइल में भी रिकॉर्ड किया है। और ये देखिए तस्वीर आप देख रहे हैं जहां पर बाघ आराम कर रहा था। और जब किसी भी पर्यटक को इस तरीके के नज़ारे का दीदार हो जाए तो वो मानते हैं कि सफारी करना उनका सफल रहा। इन तस्वीरों को कैमरे में भी कैद किया गया है। मेरा बन गया। और अगली खबर मधेपुरा से अब आपके सामने रख रहे हैं। सुखासन वार्ड नंबर 1 में ट्रांसफार्मर जलने की वजह से कई दिनों से बिजली आपूर्ति ठप है, जिससे कि लोगों में भारी नाराजगी है। शिकायत के बाद भी अब तक कार्रवाई नहीं हुई है और नाराज ग्रामीणों ने पंचमुखी चौक को जाम कर दिया, जिससे कि आवागमन बाधित रहा। रामनवमी पर भी बिजली गुल थी और इससे लोगों का गुस्सा और ज्यादा बढ़ गया। सूचना पर पुलिस की टीम मौके पर पहुंची, लोगों को समझाकर वहां से हटाया गया है। इलाके में बिजली जल्द नहीं आने पर अब आंदोलन की चेतावनी दी जा रही है। ट्रांसफार्मर 1 नंबर सुखासन 1 नंबर वार्ड का खराब था, ठीक है। अच्छा। 5 दिन से सर जेई साहब को 20 फोन लगा के सब परेशान था सर। अच्छा। कोई सुनवाई नहीं, झूठ मूठ का रोज का वही, मतलब आज लगा देंगे 1 बजे तक लग जाएगा, शाम तक लग जाएगा, सुबह तक लग जाएगा, करते करते 5 दिन हो गया सर। और लोग सारा जितना भी कंज्यूमर है सब परेशान था सर इससे, उसी से उग्र होकर सर एग्जाम कर दिया सर।